हाँ ये बच्चों, आज हम लोग क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान भाग 4 है ना। हम लोग उस अगली वीडियो में अपने पढ़े थे कीट परागण। कीट परागण के बाद हमारा अगला टॉपिक है पक्षी परागण। पक्षी परागण कैसे होता है ना। पक्षियाँ जो होती हैं वह फूलों के पास जाती हैं मकरंद ना, उनके रंगों के कारण ना पराग कणों की खोज में जाती हैं ना, जिससे फूल पुष्पों में अपना पक्षी परागण होता है ना। पक्षी परागित जो पुष्प होते हैं वह बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं ना, और उसमें से मकरंद का स्राव होता है ना। जैसे बिग्नोनिया जो पौधा होता है, इसमें गुंजन पक्षी द्वारा ना पक्षी परागण होता है। स्टेलिटाजिया में शहद पक्षी द्वारा पक्षी परागण होता है। सेलम, पांगरा ना, इन सब पुष्पों में कौवा और मैने के द्वारा पक्षी परागण होता है ना। पक्षी परागण होता है। पक्षियां जब उन पुष्पों के पास जाती हैं, पुष्पों के दलपुंज में जब अपना चोंच मारती हैं, तो जो परागकण होता है वह उनके सिर पे बच्च भाग पे लग जाता है, और फिर वह एक पुष्प से जब दूसरी पुष्प में जाती हैं, उसमें जब चोंच मारती है तो उनके न सिर पे और न उनके पक्ष भाग में लगा हुआ परागकण दूसरे पुष्प के न वर्तिका पे लग जाता है। इस तरह से वहाँ पे हमारा पक्षी परागण, पक्षियों का परागण हो जाता है। इसको पक्षी परागण कहते हैं। अब पक्षी परागण से उत्पन्न जो फूल होता है वह लाल रंग का होता है। आगे अगला हमारा है ना मेलोकार्पाइलिन। मेलोकार्पाइलिन देखिए क्या होता है। इसमें वे पौधे जो जमीन के अंदर रहते हैं, पौधा ऊपर रहता है, उसका जो फल होता है वह जमीन के अंदर फूल होता है ना। सूरन कुल के जितने पौधे होते हैं ना, जिनको हम लोग जमीकंद कहते हैं ना, सूरन कुल के पौधों में सर्प पादप ना में इन लोगों में कीटों के अतिरिक्त घोंघा द्वारा भी परागण होता है, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वह पुष्प जमीन में ना स्पैडिक्स होते हैं ना, स्थूल मंजरी होते हैं, और आधार भाग की तरफ उस पुष्प उसमें आधार भाग की तरफ फीमेल फ्लावर होता है ना, और ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होता है ना, और जो मादा जो ये फूल होता है, पुष्प होता है ना, मादा पार्ट जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है ना, और नर जो होता है वह बाद में परिपक्व होता है पुंकेसर। इसलिए मादा जब पहले परिपक्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसे परिपक्व के नर के परागकण की आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में घोंघा द्वारा, कीटों द्वारा इसमें परागण संभव हो जाता है। दूसरा है ना कैरोपेटेरी फिली। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें कचनार ना, इपेरुआ, कदम ना, इन सब के पुष्पों में चमगादड़ के द्वारा न परागण होता है। रात्रि काल में जो चमगादड़ होते हैं वह न कीट, फल, मकरंद आदि की खोज में निकलते हैं, पौधों पे जाते हैं ना, जिससे इन सभी पौधों को ये चमगादड़ परागित कर देता है ना। और चमगादड़ जो होता है वह कलर ब्लाइंड होता है, वह रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। हाँ, तो अब हम इस टॉपिक पे आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है जल परागण। देखिए जल परागण क्या होता है। जल परागण केवल जलीय पौधों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो परागकण होता है वह जल की सतह पर बिखर जाता है। बिखरने के बाद वह जल में तैरने लगता है, और तैरने के दौरान ही वह जल में उपस्थित ना पुष्प के स्टिग्मा तक, वर्तिका तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जल परागण होता है ना। यदि जल परागण पानी के अंदर हो रहा है तो इसको हम लोग ना हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं ना। पानी के अंदर जो जल परागण होता है इसको हम लोग हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं, और यह वास्तविक जल परागण कहा जाता है। जैसे नयास में होता है, सिरिटोफिल्लम में होता है। और यदि जल परागण पानी की सतह पे हो रहा है ना, तो यह आपका ईपीहाइड्रोगैमस कहा जाता है ना, ईपीहाइड्रोगैमस कहा जाता है। और यह अप्रत्यक्ष ना जल परागण करते हैं, जैसे वैसिलेस नेरिया में होता है और हाइड्रिला में आपका होता है। अच्छा, ये आपका जल परागण होता है। अब जल परागण जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, वह रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं ना। उनमें न तो रंग होता है, न ही गंध होता है, न ही मकरंद होता है।
और इसके जो परागकण होते हैं वह काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए कि वह जल में आसानी से तैर सके, और उनके चारों तरफ मोम का एक आवरण होता है ताकि वे पानी में सड़ने से बच सके ना। अब इसके बाद लाभ और हानि आप इसका देख लीजिए, आप रुकिएगा। हाँ आइए आगे आगे हम लोग देखते हैं। हमारा है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में देखिए होता क्या है ना, कृत्रिम परागण में पहले इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा यह बनती है कि हम अपनी स्वेच्छा द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र का ना परागकण ना ला कर रख देते हैं या लगा देते हैं उस वर्तिकाग्र पर। यह हमारा कृत्रिम ना परागण कहा जाता है, और इसमें भिन्न भिन्न जातियों के बीच में भी कृत्रिम परागण किया जा सकता है। यह हमारा कृत्रिम परागण होता है, ये इसकी परिभाषा है। दूसरा है विधि। यदि मान लीजिए आपको किसी कृत्रिम परागण पौधों में कराना है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पौधों में हमारा इस तरह संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं या पिस्टिल कहते हैं ना। इसके अगल बगल आपका इस तरह से तंतु की संरचना पाई जाती है जो हमारा एंड्रोसियम होता है। तो जिस फूल में आपको यह कृत्रिम परागण कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस फूल के सारे एंड्रोसियम को काट के हटा देते हैं। सभी एंड्रोसियम को हम लोग काट के हटा देते हैं ताकि उस फूल में स्वपरागण न हो सके। एंड्रोसियम कटने के बाद फिर हमारा गाइनोसियम बचता है, उसके बाद करोला, कैलिक्स, कैलिक्स जो भी पार्ट बचता है उसको हम एक पॉलीथीन से ढक देते हैं ना। एक पॉलीथीन लगा देते हैं और उसमें बहुत बारीक बारीक हम लोग छिद्र कर देते हैं ताकि उसमें हवा आ जा सके और किसी दूसरे फूल के परागकण न आए ना। ऐसा छिद्र होना चाहिए कि परागकण ना पास हो पाए, हवा पास हो जाए आसानी से। जब फिर हमारा जब ये गाइनोसियम का जो पार्ट है ना, यह जब हमारा जब विकसित हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है, तब हम अपनी इच्छा अनुसार जिस फूल का भी परागकण ना ला के रखना होता है इसकी स्टिग्मा पे लाकर लगा देते हैं और यह फूल हमारा क्या होता है, परागित हो जाता है ना, परागित होता है। तो इस तरह से हमारा यह विधि है कृत्रिम परागण करने की ना। उसके बाद फिर यह फूल ना मेच्योर अंडाशय जो इसका परिपक्व होकर एक फल का रूप धारण कर लेता है। फिर उससे हम लोग बीजों को अलग कर लेते हैं, फिर उस बीज ना के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद महत्व क्या है, कृत्रिम परागण से महत्व क्या होता है। देखिए कृत्रिम परागण से महत्व ये होता है कि इससे जो भी पौधे या बीज हमको प्राप्त होते हैं वह ना कीट रोधी होते हैं, ज़्यादा उत्पादन करने वाले होते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने वाले होते हैं ना। पंतनगर न कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है, यहाँ पे गेहूं, चावल, आलू इन सभी ना पौधों के बहुत से इस तरह से प्रयोग करके बीज बनाए गए हैं, जिससे हमारे देश में ना हरित क्रांति ना में काफ़ी योगदान मिला है और जिससे देश का अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक सुधरा हुआ है।